तो देखिए 4th वीडियो है आपका आरटी एक्ट का और लास्ट वीडियो भी रहेगा यही। तो प्रोविजंस फॉर स्कूल में हम बात कर रहे थे कि 25% जो बच्चे हैं, देखो जो प्योर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर तो क्लास 8 तक के सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे। आप लोगों को एज ग्रुप बताया ही गया है, लगभग 6 to 14 ईयर है ना, 6 to 14 ईयर एंड क्लास 1 to 8 ये सब फ्री पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्रोविजन किया गया है कि 6 to 18 यानी कि क्लास 1 to 12 सब फ्री पढ़े। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। तो 1 to 8 तक के सारे बच्चे जो है फ्री पढ़ेंगे। कहाँ? सिर्फ जो प्योर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर लेकिन 25% जो सीट्स हैं वो गरीब बच्चों के लिए रखी गई है, जिनकी ट्यूशन फीस गवर्नमेंट देगी। प्राइवेट स्कूल को उनकी फीस मिलेगी बट सिर्फ ट्यूशन फीस, वो भी किससे मिलेगी? गवर्नमेंट से मिलेगी। पहले लगभग 1300 अराउंड थी वो, और अभी उसको बढ़ा करके 1700 या 1800 करने की बात कही गई है। ये प्रपोजल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रखा है, मेरे को सेंट्रल का नहीं पता अभी। स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स, आपने एक मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम, वो इसी पर थी वो पूरी। स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स and unaided schools to admit in class 1 at least 25% children belonging to weaker section and disadvantaged group from the neighborhood and provide free and compulsory elementary education. अब फ्री मतलब क्या? नो कैपिटेशन फीस, नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन एंड नो स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। जितने भी स्कूल हैं सबको मान्यता लेनी ही पड़ेगी। बिना मान्यता के ऐसा नहीं कि भाई अभी आपके पास खूब सारा पैसा आ गया, अरबपति बन गया, आपने एक बिल्डिंग खड़ी की और स्कूल चलाना शुरू कर दिया। नहीं, आपको उसका पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ना स्कूल खोलने की जो प्रोसेस होती है क्या होती है? जानकारी है या नहीं है? हेलो, बीएड की क्लासेस में तो मैं कई बार बच्चों से डिस्कशन में बताते रहता था उनको। ऐसा है कि अगर अभी मन किया आप में से किसी भी एक का स्कूल खोलने का, तो आपने बिल्डिंग खड़ी की और आपने स्कूल चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको एक सोसाइटी रजिस्टर करनी पड़ती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल जो होती है, उसके थ्रू फिर आपको दिखाना पड़ता है कि आप एजुकेशन के फील्ड में या सोशल फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं। देन जाकर के आपको उसके बेसिस पे एक अप्रूवल मिलता है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है स्कूल खोलने का। समझ में आ रहा है? तो इस पर ध्यान देना है, तो इतना आसान नहीं होता। ठीक, तो पहले तो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्कूल। उसके बाद किसी भी बच्चे को एडमिशन देने के लिए आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब कैसे आजकल होता है ना, फॉर्म भरवा लिए, पेरेंट्स को बुलाया, देखा भैया पेरेंट्स फीस पे करने लायक हैं या नहीं है। पहला तो क्राइटेरिया प्राइवेट स्कूल्स में ये रहता है, वो ये चेक करते हैं कि पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। यस और नो बताइए, जो है प्राइवेट स्कूल्स में, नाम नहीं लिया जा रहा आपका, है ना। तो पहला रिक्वायरमेंट मुझे पता है, पहला रिक्वायरमेंट ही जो स्कूल मैनेजमेंट होते हैं उनका ये रहता है कि पेरेंट्स जो है वो कैपेबल है भी है या नहीं है फीस जमा करने के। नहीं है तो फिर उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। उसके बाद देखा जाता है, देखो मतलब कहने का ये कि अगर अनपढ़ पेरेंट्स है और है उस सोसाइटी के या उस सिटी के टॉप मोस्ट, एक प्रकार से कहें कि बिजनेस टाइकून टाइप के, तो उनके बच्चों को आराम से एडमिशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा, वरना पेरेंट्स से कहा जाए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, बहाने बनाए जाएंगे स्कूल से बाहर करने के। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन बोला गया, बट ये हो रहा है तब भी। नो कैपिटेशन फीस, किसी प्रकार का कोई एडमिशन फीस नहीं पड़ेगा, आपका ट्यूशन फीस नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, बच्चा फ्री पड़ेगा। ठीक है, किन के लिए? जो 25% जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, है ना, जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये तो सभी को पता है 25% वाला क्राइटेरिया। तो यह है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यह है आपका एकेडमिक्स। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो तीसरा वीडियो था उसमें, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ये किसके बेस पर है? आपका मिशन ब्लैक बोर्ड के बेसिस पर है। पूरा आप मिशन ब्लैक बोर्ड पढ़िएगा तो यही कुछ है। ठीक, 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, हर टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए। फॉर एवरी टीचर का मतलब कि हर टीचर की टीचिंग के लिए। क्लास 1 है उसके लिए अलग क्लासरूम, क्लास 2 है उसके लिए अलग क्लासरूम, क्लास 3 के लिए अलग, स्टेप से। बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पर बैरियर फ्री एक्सेस से मतलब क्या है?
देखो अगर इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ लेकर के जाए तो उसमें तो इसका मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। वॉइस आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो बैरियर फ्री का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा स्कूल में अगर आ रहा है तो उसे किसी प्रकार की किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सपोज दैट कि अगर कोई बच्चा ऐसा आ गया आपका जो चल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए? रैंप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ताकि उसकी व्हील चेयर को ऊपर चढ़ाया जा सके इजीली। कोई बच्चा इस तरह का आ गया आपका कि वो लो विजन वाला है, तो उसके लिए फिर क्या है, लार्ज प्रिंटेड या फिर लार्ज फॉन्ट वाले आपके ई कंटेंट या कहें कि टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, ताकि वो उसको प्रॉपर्ली देख सके। ठीक है, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन वाले सेक्शन में आता है आपका। हालांकि इसके अलावा किसी भी तरह से कोई कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इनके बेसिस पे बच्चों को टीजिंग ना हो उसकी, है ना, उसको किसी प्रकार से रोका ना जाए। तो बैरियर जो है वो किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बैरियर को समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इतना छोटा सा वर्ड है, बट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में इसका बहुत बड़ा अर्थ रहेगा। सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो होना ही चाहिए हमेशा के लिए। और हाँ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे तो 2 टॉयलेट होने ही चाहिए। अगर एक टॉयलेट होगा तो वो सिर्फ गर्ल्स टॉयलेट माना जाएगा, उसमें पहला राइट ही गर्ल्स का हो जाएगा, बॉयज का नहीं रहेगा। ये बात भी याद रखें। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है, पानी पीने की व्यवस्था। पानी कैसा? साफ, फिल्टर होना चाहिए स्कूल में। ठीक है, नल लगे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पानी उठा लाया और पिला दिया। प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। बाउंड्री वॉल फेंसिंग होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी की पक्की ईंटों की या पक्के पत्थरों की बाउंड्री वॉल हो। अगर नहीं हो पा रही है किसी कारण से, फंडिंग नहीं है, बजट नहीं है, तो कम से कम फेंसिंग तो होनी ही चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी आसानी से अंदर ना आ सके। लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी नहीं होती है तो आप आजकल देख रहे होंगे, कंसेप्ट चलता है आपका रीडिंग कॉर्नर का, सुना होगा आपने, है ना? हेलो? जहां पर एक क्लासरूम के ही साइड में बुक्स रख दी जाती हैं, ठीक है, तो उसको रीडिंग कॉर्नर कह दिया जाता है आपका। और इसके अलावा प्ले मटेरियल होना चाहिए, गेम्स होना चाहिए, बहुत कुछ। अब आते हैं एकेडमिक्स में। ये तो रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एकेडमिक्स में क्या होना चाहिए? पहले तो पीटीआर मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो। छात्र, पीपिल मतलब छात्र, टीचर मतलब शिक्षक, रेशियो मतलब अनुपात। कैसा होना चाहिए? एक टीचर कितने? 30 बच्चों पर। अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए उस पर। कहां पर? प्राइमरी लेवल में। अपर प्राइमरी लेवल में 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए मिनिमम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ, तो इसीलिए आप देखते होंगे जिन स्कूलों में 10 टीचर, 12 टीचर, 15 टीचर होते हैं, तो रिमोट एरियाज में वहां पर एक ही टीचर रखा जाता है ना? जबकि अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि 10-12 टीचरों में भी 3-3 टीचर रहते हैं। चलो खैर, उस पर बात नहीं करते हम। सब्जेक्ट टीचर्स इन अपर प्राइमरी, ठीक है। अपर प्राइमरी क्या हुआ आपका? आप जानते हैं ना, प्राइमरी मतलब 1 to 5, ये प्राइमरी होता है। और अपर प्राइमरी होता है आपका क्या? 6, 7 एंड 8। क्योंकि 6, 7, 8 में सेपरेट सब्जेक्ट हो जाते हैं, साइंस, मैथ्स एंड ऑल, तो उसके लिए क्या है, सेपरेट टीचर की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट टीचर की। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर काय के लिए? तो जैसे कल्चरल एक्टिविटीज कराने के लिए, म्यूजिक वगैरह के लिए, योगा के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, इन सब के लिए। 200 वर्किंग डेज प्राइमरी स्कूल्स में, कम से कम 200 दिन तो लगना ही चाहिए स्कूल, ठीक है। और अपर प्राइमरी में 220 दिन, ठीक है। 45 वर्किंग आवर्स, एक हफ्ते में 45 घंटे। ये जरूर नोट करें आप, ये डेटा बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर एग्जाम में पूछ देता है वो तो, ठीक है। इन पर ध्यान दें आप। तो 200 वर्किंग डेज प्राइमरी के लिए, 220 वर्किंग डेज अपर प्राइमरी के लिए, एंड 45 वर्किंग आवर्स इन अ वीक, ठीक है। इसको आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो लगभग 7 घंटे के आसपास एक दिन स्कूल लगना चाहिए। टीएलएम की बात कर लेते हैं। तो भाई टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो हर क्लास के लिए जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाने हैं उसके लिए एक मटेरियल एड आपको बनाना चाहिए। मटेरियल एड बनाने का रीजन ये रहता है कि इससे बच्चों को मल्टी सेंसरी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लर्निंग के, वो मिल जाते हैं। सपोज मैं अभी आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप सुन रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो जाता है। बट जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपके सामने स्क्रीन में दिखा भी रहा हूँ आपको, तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हेलो? और अब
तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको किसी स्कूल में ले जाऊं और स्कूल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि वो आपकी रियल लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स टू मॉनिटर स्कूल फंक्शनिंग। जो एसएमसी है उसका काम क्या होगा, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो मैनेजमेंट अपने आप ही कर लेता है ना मॉनिटरिंग। तो इनका काम होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम होगा कि स्कूल में काम प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखे। ठीक है, स्कूल्स की बात करते हैं, यही पीपीटी वही पढ़ाया था आपको। नो कैपिटेशन फीस, पैनल प्रोविजंस, नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन। ठीक है, सोशल इक्वालिटी, 25% से ऊपर एडमिशन जो है आपके, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में वो क्या होनी चाहिए आपके, सॉरी, मिनिमम 25% तक के जो एडमिशन है वो डिसएडवांटेजेस या वीकर सेक्शन को फ्री में होने चाहिए। फ्री एजुकेशन टू एटलीस्ट 25% चिल्ड्रन इन एडेड स्कूल्स। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो सबके लिए फ्री है। अब रियलिटी चेक तो हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना आपको, ये तो एक स्टडी है, उसके रिसर्च के बेसिस पे जो भी आपके डेटाज आए हैं वो है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो क्या हो रहा है, देखो, व्हाट द ऑथर हैव सीन, ये तो स्टडी है, बता दीजिए, जो रिसर्च कर रहा होगा उसने लिखा है अपने अकॉर्डिंग। तो उसने क्या देखा, पुअर प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चों की प्रेजेंस ही नहीं है स्कूल के अंदर, बच्चे आ ही नहीं रहे, एडमिशन ले भी रहे हैं अगर, पहले तो एडमिशन बहुत कम ले रहे हैं, और ले भी रहे हैं तो रेगुलर नहीं है। दूसरा, इग्नोरेंस अमंग टीचर्स एंड गार्जियंस अबाउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और जो आरटी एक्ट बना हुआ है उसके जो उपबंध है, उसके जो प्रोविजंस है, जो जो वो बातें कह रहा है, उसको ना टीचर समझ पा रहे हैं, ना ही गार्जियन उस पर ध्यान दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं मतलब उसको। ठीक, जैसे कि अगर ये कहा जा रहा है आरटी एक्ट में, तो बच्चों को रेगुलर लेकर के आना है, टीचर ने रेगुलर रहना है ना, बच्चों का इंक्लूसिव इवेल्यूशन होना है, कुछ नहीं हो रहा है, ये बस ऐसी टाइम पास की तरह क्लासरूम चल रही है, ऐसा ये स्टडी में पाया गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पैथेटिक कंडीशन ऑफ ट्रेनिंग रिगार्डिंग आरटी। आरटी के अंतर्गत जो ट्रेनिंग की बात कही जा रही है कि टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है जो अनट्रेंड है ना, और उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड कराने हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, आरटी एक्ट में कहा गया है कि टीचर फुलफिल करने हैं आपने और एलिजिबल रखने हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आज भी बहुत कम टीचर, आज भी मतलब उस समय जब ये स्टडी हुई है तब की बात है, बहुत कम टीचर्स हैं। ठीक है, फिर तो ये तो मुझे लगता नहीं आप लोगों के डिस्कशन का मैटर है, क्यों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ लीजिएगा, बट ये आप लोगों की वैसे काम का नहीं है। हाँ, अब क्योंकि अब 10 साल 15 साल पुरानी स्टडी है ये, नहीं 10 साल 12 साल पुरानी, अब न्यू स्टडीज में तो बहुत कुछ आ गया होगा ना। तो करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, देखो करिकुलम पर बेस्ड कंटेंट कैसा है, प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है ये देख लेते हैं। कन्फर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सबसे पहले तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे कि अच्छे नागरिकों का विकास हो सके, है ना। हम स्वामी विवेकानंद जी का डेफिनेशन है शिक्षा को लेकर के, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बना सके। ठीक है, विवेकानंद जी का भी है, टैगोर का भी है, और 2-4 लोग और हैं, उन्होंने कहा है ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डेवलप करना है बच्चों में। दूसरा, मेक चाइल्ड फ्री फ्रॉम फियर, भय रहित। बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो मजा आना चाहिए उसको, डर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग जब स्कूलिंग करते होंगे तो अब आप लोग तो सब अपने अपने स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में रहे हैं, अगर कोई ऐसा होगा आप में से जो थोड़ा सा लेजी होगा, होमवर्क नहीं करता होगा, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पर। कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ होमवर्क दिया गया और आप किसी कारण से नहीं कर पाए, और अगले दिन स्कूल जाने में आपको डर लग रहा होगा, आप बहाने बना रहे होंगे कि स्कूल ना जाना पड़े, है ना। ऐसा हुआ किसी के साथ आज तक? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, अपना बताइए। सर बहुत बार बहुत बार। बहुत बार हुआ है। ठीक है, वैसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ है ऐसा ठीक है, क्योंकि हमारे पास हुआ है। हमारे साथ कुछ ऑप्शन होते नहीं थे, पेरेंट्स कहीं ले आते नहीं थे, मतलब बिना होमवर्क किए, तो पहले होमवर्क ही होता था, उसके बाद काम होते थे। और उससे बड़ी बात कि हमको होमवर्क मिलता बहुत कम था जिन स्कूल्स में हमने पढ़ा, क्योंकि पढ़ा हमेशा क्या, राजकीय प्राथमिक राजकीय इनमें पढ़ा ना हमेशा, तो कभी ऐसा कुछ रहा नहीं।
तो इन जनरल क्या होता है, बहुत ज्यादा एक पेन रहता है बच्चों में कि होमवर्क नहीं किया है या ये काम नहीं हो पाया है, तो हम अब कैसे जाएंगे, टीचर मारेगी, टीचर डांटेगी, इस टाइप से। ये चीज कभी बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मन में, मेरे तो आता ही है, आपके भी आता होगा, कि अगर हम बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उनको पढ़ने के लिए, हम तो उनके वेलफेयर के लिए दे रहे हैं कि वो कुछ याद करें, कुछ कर पाए, और वो नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल आ रहे हैं, और अब हम उनको चाहते हैं कि फेयर फ्री इन्वायरमेंट दें, यानी कि हम उनको, वो होमवर्क करके नहीं आएंगे, हम उनको नहीं डांटेंगे, हम उनको मारेंगे भी नहीं, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे वो होमवर्क करना शुरू कर दे या सीख जाए? बताइए, कोई आइडिया किसी के पास? सर जो बच्चे इंटरेस्टिंग दे सकते हैं। शुरू कर देना चाहिए। दोबारा बोलिए, दोनों ने एक साथ सर बोला। ऐसा होमवर्क देंगे जिससे कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होगा और जो वो क्लासरूम पे भी वो इंटरेस्ट लेके पढ़े और होमवर्क भी करे तो उसको इंटरेस्ट आए उसमें। अब जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा 11 से 15 तक के पहाड़े याद करे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बच्चा कभी इंटरेस्ट लेगा। बताओ, लेगा क्या? सर कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो करके आए उनको अप्रिशिएट कर दें उनके सामने। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सर एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। देखो, जो आपने बातें बताई बिल्कुल वही हमने फॉलो करनी है। पहला, होमवर्क हमें ऐसा देना है जो बच्चे को ऐसा ना लगे कि मुझे अलग से कुछ करना है, वो डेली जो एक्टिविटीज करता है उसी में से हो जाए वो। ठीक है? हेलो? यस जैसे हम सर। बच्चों को काउंटिंग सिखाना चाह रहे हैं, तो अब हम, एक तो तरीका ये है कि हम बच्चे से बोलें कि भाई घर में गिनती लिख करके आना, गिनती सीख के आना। दूसरा तरीका ये है कि आप घर में बच्चे से बोल दीजिए, अगर गांव का बच्चा है तो बेटा तेरे घर के आसपास कितने पेड़ हैं, गिन के आना, उनको लिखना कॉपी में, है ना? या फिर कितने घर में कितने बर्तन हैं, कितनी चम्मच है, कितने दरवाजे हैं, कितनी ग्रिल है, इस टाइप का। मतलब ऐसा काम दिया जो बच्चे की रेगुलर ऑब्जर्वेशन का है, उसमें बच्चे को मजा भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? है ना? यस यस सर। सर। तो कुछ ऐसा होमवर्क हम दे जो बच्चे की, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एनसीएफ 2005 में पहले ही कह दिया गया कि आप बच्चे को लर्निंग ऐसी कराओ, ऐसे काम दो, ऐसे टास्क दो जो बच्चे के रेगुलर एक्टिविटीज का हिस्सा हो, जिसमें मेन क्या होता है ना, हम दिन भर जो काम करते हैं उससे अलग कुछ करना हो तब हमें पेन होता है, वही कुछ करना हो जो हम कर रहे हैं तो उसमें कोई पेन नहीं है, वो तो आराम से होता है हमारा। क्यों ना? तो ऐसा काम देना चाहिए हमने बच्चे को ताकि वो फेयर फ्री हो जाए। और दूसरा, जैसा कि करिश्मा अभी आपने बताया कि हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट डे जब आप होमवर्क चेक करते हैं तो रेदर किसी बच्चे को होमवर्क ना करने पर डांटने या मारने के, आप ये करें कि जो बच्चे कंप्लीट होमवर्क करके लाए हैं उनको एप्रिसिएशन के फॉर्म में टॉफी वगैरह जो भी आप के लिए अफोर्डेबल है वो प्रोवाइड कर दें, है ना? जिससे कि बाकी बच्चे जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा लगे उनको कि अरे हम भी करेंगे, हमको भी टॉफी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। हालांकि ये बातें थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा फिर इसमें कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग देखने को मिल ही जाती है ना। आगे सर बढ़ते बड़े हैं। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है। नहीं ना, बड़े बच्चों के लिए तो है ही नहीं मैडम। ये देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो कुछ है ये सिर्फ 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन जो है क्लास 5 तक हो जाती है, उसके बाद आप बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बहुत रेयर होगा कि आप कर पाओगे। ठीक है? ये आपने भी ध्यान दिया होगा, आपके खुद अपने बच्चे हैं, है ना? तो जो हैबिट यस बच्चे सर। की छोटी क्लास में बन जाती है ना, यानी कि 10 साल तक के बच्चे की जो हैबिट बन जाती है, फिर आप ये समझ के चलिए कि मोर और लेस 60 to 80% वही हैबिट्स रहती हैं उसकी, वो चेंज नहीं कर सकते उसमें आप। ठीक है? तो इसीलिए प्राइमरी सेक्शन पर ही फोकस करना है। और आप सबको पता ही होगा कि प्राइमरी सेक्शन को ही रीड यानी कि बैकबोन कहा जाता है बच्चे के फ्यूचर की, और इसीलिए कहते हैं, और हमारे सोसाइटी में प्राइमरी एजुकेशन पर ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नोटिस किया होगा ना आप लोगों ने? क्यों? हर टीचर जो है वो पीजीटी क्यों बनना चाहता है? क्योंकि पीजीटी की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, काम कम होता है, जबकि जो प्राइमरी सेक्शन है वहां पर बहुत काम है, वहां पर आपने बच्चे को मतलब समझो कि सर लेकिन जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम बच्चों को अभी कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो 5th से आगे तो पढ़ ही लेंगे करके, तो प्राइमरी यही टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। यही सोच गलत होती है ना बेटा,
है ना। मैं कल और सर परसों यही हमने भी काफी देखे है ना ऐसी सोच। बिल्कुल 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 होती है, और ये सोच आपने देखी नहीं है, ये सोच ऑलमोस्ट है, लेकिन ये सोच बहुत गलत है ना। यही सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप, मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों से। अभी जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे तो उनको लगेगा कि क्या बोरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, आप स्किप कर लीजिएगा। मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका अपना बच्चा है, अभी सोनी की तो अभी शादी हुई है, रेनू मैम, रेनू मैम आपका अपना बच्चा है ना ऐसे। हेलो, आवाज आ रही मैम? यस सर। तो यस सर। मुझे बताओ, जो आपकी बच्ची 1.5-2 साल की हुई होगी, आपने कितने एफर्ट लगाने शुरू कर दिए होंगे उसकी एजुकेशन के लिए? किए होंगे नहीं किए होंगे? ईमानदारी से बताना। ये सर जब स्कूल में बोलते थे कि बच्चे को होमवर्क कराना या पढ़ाना तो कहते थे कि आईपीएस आईएएस की तैयारी करा रहे हैं उसे। बिल्कुल। और अब मुझे बताओ, अब आपकी बच्ची कौन सी क्लास में है? सर 9 में। 9। तो क्या रियलिटी में अब आपको उतना एफर्ट लगाने पड़ते हैं, इतने पहले लगाते थे आप? अब कम हो गए ना एफर्ट्स। अब कम हो गया सर। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब हम अपने बच्चे पर उसकी अर्ली एज में एफर्ट्स लगाते हैं, हम जानते हैं कि अभी कर लिया तो बाद में बच्चा खुद कर लेगा, तो यही काम हम क्यों प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के ऊपर ना करें ना। सर ये छोटे चीजें क्लास से ज्यादा अच्छे से सर ये पढ़ाना चीजें पड़ता है। ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा होता है कॉमनली, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है ना। बेटा प्राइवेट में तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि वहां पर तो स्कूल से आउट कर देंगे ना टीचर्स को, अगर ऐसा हो गया तो। नहीं, उनको तो सैलरी उसी चीज की मिलती है ना। देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस एक बहुत बड़ा ये है कि प्राइवेट में अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो पीटीएम होती है महीने में हर बार। पेरेंट्स आपकी कंप्लेन लेकर के मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएंगे और आपके अगेंस्ट बहुत जबरदस्त एक्शन हो सकता है। इस डर से भी टीचर्स एफर्ट लगाते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में बहुत दुख की बात है कि सिर्फ वही बच्चे आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है उनके लिए। तो वो पेरेंट्स जो है अवेयर ही नहीं है। अब वो अवेयर ही नहीं है तो वो बच्चों को कैसे देखेंगे बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? उनके लिए तो टीचर एक डर है, टीचर से बात करना ही डर है उनके लिए। वो कैसे टीचर से बोलें कि यार तुम नहीं पढ़ा रहे हो या ये नहीं कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो ये जो गैप है ना टीचर और पेरेंट्स के बीच का, जो गैप है, इसको फिल करने के लिए ही एसएमसी बनाई गई है। इसको फिल करने के लिए ही आरटी एक्ट में कहा गया है कि आपको कम से कम मंथली पीटीएम तो करनी ही चाहिए। तो अब इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइंडसेट होता है। अगर किसी आदमी ने ये माइंडसेट बना लिया है कि मुझे काम करना ही नहीं है, अब चाहे कुछ कर लो वो काम नहीं करने वाला। चाहे उसको पनिशमेंट दे दो, कुछ भी कर लो, वो काम नहीं करने वाला। वो कहीं ना कुछ बहाने बनाने लग जाएगा, चाहे कोई भी आदमी हो। ठीक है। और जिसे काम करना होगा उसके पास बहानों की कोई लिस्ट नहीं है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। वो एफर्ट लगाएगा ही लगाएगा, चाहे 50 में से 4 ही बच्चे उसके अच्छे निकले, बट वो एफर्ट जरूर लगा देगा, है ना। तो ये चीज तो रहती है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर होना। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसी कमियां हैं गवर्नमेंट स्कूल में। सिर्फ टीचर की सैलरी ही ज्यादा है, बाकी रिसोर्सेज की बात करो या खुद टीचर्स की बात करो तो वो बहुत कम है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि, और प्राइवेट स्कूल्स में तो क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जितना भी टीचर है उसको सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है। गवर्नमेंट में क्या करते हैं, वो अननेसेसरी वर्कलोड भी डाले रहते हैं टीचर्स के ऊपर, है ना। तो हालांकि ये सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं, अगर पढ़ाने वाला होगा तो वो तब भी पढ़ाएगा बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 5th क्लास तक के बच्चे को आपने जितना अच्छी एजुकेशन दे, देखो लैंग्वेज कब सीख रहा बच्चा? क्लास 1 और 2 में। लिटरेसी और न्यूमरेसी पढ़ेंगे आप, अभी समग्र शिक्षा अभियान पढ़ाऊंगा आपको मैं, वहां पर आता है लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं क्लास 1 और 2 में। मतलब बच्चे को गिनना और 2 लैंग्वेज कम से कम, अपनी एक जो रीजनल लैंग्वेज है और दूसरी हो सकता है इंग्लिश हो सकता है हिंदी हो, ये आ जानी चाहिए। ठीक है। तो जब बच्चा 5th क्लास तक ऑलमोस्ट ये कुछ सीख जा रहा है तो 6th क्लास से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। ठीक है। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे हम बाद में। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन, अच्छा ये मेक चिल्ड्रन, ये तो हो गया आपका फ्री फ्रॉम फियर, ट्रोमा, एंजाइटी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, बताइए आप लोगों को। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की। करिकुलम ऐसा बनाया जाए आपका। हाँ, इंस्ट्रक्शन इन चाइल्ड्स मदर टंग, बच्चे की जो मदर टंग है उसमें ही इंस्ट्रक्शन दिए जाए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी कराया जाए। ठीक है। सीसी पे एक अलग क्लास होगी, वहां पर डिस्कस करेंगे सीसी क्या है। नो बोर्ड एग्जामिनेशन टिल ई, मतलब कि क्लास 8 तक कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। पहले से आपको पता होगा 5th क्लास का बोर्ड हुआ करता था, 8th क्लास का बोर्ड हुआ करता था, अब ये सब हट चुका है। सर
हाँ इसका बोलिए। पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला पॉइंट, कंफर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। यस सर। मैम देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का मतलब ये है कि बच्चे को कम से कम ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। संविधान में कुछ नियम लिखे गए हैं, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो, उस स्कूल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक। उस स्कूल में आपको किस समय एंटर करना है, किस समय आपकी छुट्टी होगी, सही है। स्कूल के अंदर आपको क्या क्या ड्यूटीज दी गई हैं, उन ड्यूटीज को आपने किस तरीके से फुलफिल करना है। और स्कूल में रहते हुए आपके अपने खुद के क्या राइट्स हैं। राइट्स मतलब कि आप वॉशरूम यूज कर सकते हो, आप ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हो, इसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं किसी से आपको। आप उस स्कूल में अपने क्लासरूम के अंदर जैसे मर्जी वैसे पढ़ा सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही मैम आपको? सर ये करिकुलम का पार्ट फिर कैसे बनेगा? करिकुलम का पार्ट नहीं, ये कह रहे हैं कि करिकुलम जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें आप बच्चे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फिल करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको करनी होंगी, और ये हम करते भी हैं। अच्छा ये बताओ, बुक्स को करिकुलम नहीं कहते हैं, हाँ पहले तो ये समझ लीजिए आप। सिलेबस इज नॉट अबाउट करिकुलम। आप जो स्कूल स्टार्ट होने पर जो असेंबली करवाते हैं, जिसमें मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मतलब कि जो आपकी प्लेज होती है, प्लेज करवाते हो नहीं कराते हो? यस सर। आप जो प्रेयर करवाते हो बच्चों को, आप जो बच्चों को टाइम टाइम पर ओथ दिलवाते हो, समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, आप जो अपने जो महान नेता रहे हैं पुराने, गांधी जी वगैरह, उनके बारे में जो बताते हो, ठीक है। आप 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी का जो प्रोग्राम करवाते हो, उसमें बताते हो कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे के अंदर क्या करते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डेवलप करते हैं। समझ में आ रहा है मैम? यस सर। यस सर। इसका मतलब सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाने से नहीं है, इसका मतलब है कि ऑल ओवर जो एक्टिविटीज स्कूल के अंदर होती हैं, वो सब करिकुलम का हिस्सा होती है, ठीक है मैम? यस सर। हाँ, और पूछिए कोई पॉइंट अगर आप लोगों को पूछना है तो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या ड्यूटीज है, देखो, डेवलप नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। ठीक, करिकुलम के लिए नेशनल फ्रेमवर्क डेवलप करना है, ऑलरेडी 2005 में हो चुका था, अब एक और होने वाला है रिसेंटली। डेवलप एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ये डेवलप करने हैं। ले डाउन मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन नॉर्म्स, क्या क्या नॉर्म्स रखे जाएंगे टीचर क्वालिफिकेशन के लिए, कौन कौन टीचर बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते, ये सब डिसाइड करना है। प्रिपेयर एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एंड रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। कितना खर्चा आपका आना है, कितना बजट आपको बनाना है, इस पर बात करनी है। अभी इंडिया में देखिएगा आप, सबसे मतलब कहें कि दुर्भाग्य ये है कि एजुकेशन बजट जो है बहुत कम है ना। तो इस वजह से रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है टाइमली। प्रोवाइड रिसोर्सेज टू स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, ठीक है। फिर है जो बाकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए क्या है, इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एस्टैब्लिश नेबरहुड स्कूल विद इन 3 ईयर। हर बच्चे के लोकेलिटी में एक स्कूल होना चाहिए, हर गांव हर शहर एक स्कूल वाला एक चला था ना नारा सर्व शिक्षा अभियान में, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को अपने घर से 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है स्कूल के लिए, उसके आसपास ही स्कूल हो। प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं हम। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर अनएनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन बता रखा आप लोगों को मैंने। मॉनिटरिंग ऑफ एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ पीई। टाइमली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ करिकुलम, कोर्सेज ऑफ स्टडी, टीचर्स ट्रेनिंग। तो ये सब कुछ क्या आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट का लीजिए आप। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, राइट्स यानी कि अधिकार तो दे दिए, अब उन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, कौन है ऐसा अथॉरिटी जो राइट्स ना मिलने पर एक्शन लेगा, ठीक है। तो देखिए, लोकल अथॉरिटी सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलती है या फिर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लोकल अथॉरिटी में कंप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा है लोग? यस सर। हाँ, दूसरा होता है आपका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है।
इसके बाद अगर आपकी लोकल अथॉरिटी से काम नहीं चल रहा तो आप स्टेट लेवल पर जाएंगे, जो स्टेट कमीशन है उसके पास। वहां भी काम नहीं चलेगा तब आप जाएंगे नेशनल कमीशन के पास। ठीक है, ये तो फिर स्टडी का है आपका, इतना जरूरी नहीं है मान लिए, क्योंकि रिसर्च पेपर के आउटकम से ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी आपके काम की नहीं है, बट फिलहाल क्योंकि टाइम कम है तो आपको इतना डिस्कस नहीं करना है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर क्लास को मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। कल क्लास नहीं होगी, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को।